दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे बच्चे अपने नाना को देखने की जिद कर रहे थे। मेरा नाम पलक है। हम दो भाई बहन थे। मेरा एक बड़ा भाई था जिसका नाम आरव था। वो मुझसे 4 साल बड़ा था और बचपन से ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था। हम दोनों हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते थे। अगर स्कूल में किसी ने मुझे परेशान किया होता तो सबसे पहले भैया ही मेरे साथ खड़े होते, और अगर उन्हें किसी बात की टेंशन होती तो वो सबसे पहले मुझे बताते थे। हम अपने माता पिता के साथ एक बड़े और खुशहाल घर में रहते थे। हमारे परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। मेरे पिताजी एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार बिजनेसमैन थे। उनकी अपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जहां अलग अलग तरह की दवाइयां बनाई जाती थी और फिर उन्हें देश के कई शहरों में सप्लाई किया जाता था। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से ये बिजनेस खड़ा किया था, इसलिए शहर में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता था। बहुत से लोग उन्हें सिर्फ एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में भी जानते थे, क्योंकि वो हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते थे। अगर किसी गरीब मरीज के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं होते, तो कई बार पिताजी खुद उसकी मदद कर देते थे। हमारी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी भी उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो उन्हें अपने परिवार की तरह मानते थे। हमारा परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा घर था, कई गाड़ियाँ थीं और घर में काम करने के लिए नौकर भी थे। लेकिन इसके बावजूद हमारे माता पिता ने कभी हमें घमंड करना नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। मेरी माँ भी बहुत समझदार और प्यार करने वाली थी। वो पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालती थी और हमेशा वो इस बात का ध्यान रखती थी कि हम दोनों भाई बहन अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। हर सुबह हम सब साथ में नाश्ता करते थे, रात को भी खाना ही एक साथ ही खाते थे और दिन भर की बातें करते थे। इसलिए हमारे घर में हमेशा अपनापन बना रहता था। मैं पढ़ाई में अच्छी थी और हमेशा अच्छे नंबर लाने की कोशिश करती थी। मेरे बड़े भैया आरव भी शुरू से बहुत मेहनती थे। उन्हें दवाइयों और मेडिकल की पढ़ाई में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने बी फार्मा करने का फैसला किया था। उनकी पढ़ाई अब लगभग पूरी होने वाली थी और वो आगे चलकर पिताजी के बिजनेस से जुड़ना चाहते थे, ताकि कंपनी को और आगे बढ़ा सके। पिताजी भी चाहते थे कि पढ़ाई पूरी होने के बाद भैया उनके साथ काम संभाले और धीरे धीरे पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लें। लेकिन मेरे सपने उनसे बिल्कुल अलग थे। मुझे बचपन से ही नई नई जगहों के बारे में जानना अच्छा लगता था। मैं अलग अलग देशों के बारे में पढ़ती थी, वहाँ की यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के बारे में जानकारी जुटाती रहती थी। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं विदेश जाकर पढ़ाई करूं, अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करूं और अपनी एक अलग पहचान बनाऊं। 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद मैं रोज़ अपने रिजल्ट का इंतज़ार करती थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब मेरा रिजल्ट आया। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से 12वीं पास कर ली। पूरे घर में खुशी का माहौल था। माँ ने मिठाई मंगवाई, पिताजी ने मुझे गले लगाकर शाबाशी दी और भैया ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पहले से पता था कि मेरी बहन बहुत अच्छे नंबर लाएगी। उस दिन मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरे मन में एक और सपना था जिसे पूरा करना अभी बाकी था। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं बीबीए की पढ़ाई भारत में नहीं बल्कि लंदन जाकर करूंगी, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई और माहौल मुझे हमेशा से ही आकर्षित करता था। मैं चाहती थी कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट की अच्छी शिक्षा लेकर वापस आऊं और अपनी मेहनत से कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे सिर्फ मेरे पिताजी की बेटी के नाम से नहीं, बल्कि मेरी अपनी पहचान से जाने। जब मैंने पहली बार ये बात पिताजी को बताई तो वो कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, पलक, तुम अभी बहुत छोटी हो, इतनी दूर अकेले कैसे रहोगी? हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहेगी। मैं मुस्कुराकर उनके पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर बोली कि पापा, आपने ही तो हमेशा सिखाया है कि बड़े सपने देखो। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी तो फिर उन्हें पूरा कैसे करूंगी? मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी और कभी आपका सर झुकने नहीं दूंगी। मेरी बातें सुनकर माँ की भी आंखें भर आईं, क्योंकि वो मुझे अपने से इतनी दूर भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन वो मेरे सपनों के बीच भी नहीं आना चाहती थी। अगले कई दिनों तक घर में इसी बात पर चर्चा होती रही। पिताजी बार बार सोचते कि मुझे भेजे या नहीं। आखिर उन्होंने मेरी खुशी
और मेरे भविष्य को देखते हुए मेरी बात मान ली। उन्होंने कहा, अगर यही तुम्हारा सपना है तो हम तुम्हें ज़रूर बाहर पढ़ने भेजेंगे, लेकिन तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना होगा। उनकी ये बात सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं दौड़कर उनके गले लग गई और बार बार उनका धन्यवाद करने लगी। उसके बाद लंदन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन की सारी तैयारी शुरू हो गई। मेरे ज़रूरी दस्तावेज तैयार किए गए, पासपोर्ट और वीज़ा की प्रक्रिया पूरी हुई। यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर भी आ गया। जब मेरे हाथ में वो लेटर आया तो मुझे पहली बार यकीन हुआ कि अब मेरा सपना सच होने वाला है। घर में हर कोई मेरे लिए खुश था। भैया बार बार मुझे विदेश में रहने के तौर तरीके समझाते थे और कहते थे कि किसी भी परेशानी में सबसे पहले मुझे फ़ोन करना। माँ मेरे लिए नए कपड़े खरीदती, ज़रूरी सामान पैक करती और बार बार यही कहती कि अपना खाना समय पर खाना और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना। उधर पिताजी मेरे रहने और पढ़ाई की हर व्यवस्था कर रहे थे ताकि मुझे वहाँ किसी तरह की परेशानी न हो। जैसे जैसे मेरे जाने का दिन करीब आ रहा था, वैसे वैसे मेरे दिल में खुशी के साथ थोड़ी घबराहट भी बढ़ रही थी, क्योंकि पहली बार मैं अपने परिवार से इतनी दूर रहने वाली थी। लेकिन अपने सपनों को पूरा करने का जो जुनून मेरे अंदर था, उसने मेरे सारे डर को छोटा कर दिया था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का ये नया सफ़र सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि आगे चलकर मेरी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आने वाले थे जो हमेशा के लिए मेरी पूरी दुनिया बदल देंगे। मेरा पासपोर्ट बनकर तैयार हो चुका था और लंदन जाने की सारी तैयारियां भी पूरी हो गई थी। अब सिर्फ 2 दिन बाद मुझे पहली बार अपने घर परिवार से इतनी दूर पढ़ाई के लिए जाना था। उन 2 दिनों में घर का माहौल बिल्कुल अलग था। एक तरफ मैं अपने नए सफ़र को लेकर बहुत खुश थी, तो दूसरी तरफ माँ बार बार मुझे देखकर भावुक हो जाती थी। वो मेरे लिए बार बार सामान चेक करती, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। पिताजी बार बार मेरे ज़रूरी कागज़ देखते, पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा, यूनिवर्सिटी के सारे दस्तावेज एक फ़ाइल में ठीक से रखवाते। भैया मुझे समझाते रहते कि वहाँ किसी भी अनजान इंसान पर जल्द ही भरोसा मत करना और अगर कभी कोई परेशानी आए तो सबसे पहले मुझे फ़ोन करना। देखते ही देखते वो दिन भी गुजर गए और आखिर वो सुबह आ गई जिसका मुझे कई महीनों से इंतज़ार था। मैं जल्दी उठी, तैयार हुई और घर के मंदिर में जाकर ऊपर वाले का आशीर्वाद लिया। फिर माँ, पिताजी और भैया के पैर छुए। माँ ने मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मेरे सामने रोना नहीं चाहती थी। पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि हमेशा मेहनत करना और अपना नाम रोशन करना। मैं मुस्कुराई, लेकिन उस समय मेरे भी आंसू निकल आए, क्योंकि पहली बार मैं अपने परिवार से इतनी दूर जाने वाली थी। हम सब साथ में एयरपोर्ट पहुंचे। वहां जाकर चेक इन की सारी प्रक्रिया पूरी हुई। फिर वो समय भी आ गया जब मुझे सबको अलविदा कहना था। मैंने एक बार फिर माँ, पिताजी और भैया को गले लगाया और फ्लाइट की तरफ बढ़ गई। मैं बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देख रही थी और वो लोग भी मुझे जाते हुए देख रहे थे। फ्लाइट में बैठने के बाद जब जहाज़ ने उड़ान भरी तो मेरे दिल में खुशी भी थी और अपने घर से दूर होने का हल्का सा दुख भी, लेकिन मुझे अपने सपनों पर पूरा भरोसा था। कई घंटों के लंबे सफ़र के बाद आखिरकार मैं लंदन पहुंच गई। वहां की साफ सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और बिल्कुल अलग माहौल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने पहले पिताजी को फ़ोन किया और कहा, पापा, मैं सही सलामत पहुंच गई हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोगों ने राहत की सांस ली। उसके बाद मैं टैक्सी से अपनी यूनिवर्सिटी पहुंची। वहां जाकर मैंने अपने एडमिशन की बाकी सभी औपचारिकताएं पूरी की। मेरे सारे दस्तावेज जांचे गए। फिर मुझे मेरा स्टूडेंट आईडी कार्ड दिया गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे हॉस्टल का कमरा भी मिल गया। हॉस्टल काफ़ी बड़ा और बहुत साफ सुथरा था। वहाँ दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए छात्र रहते थे। किसी का संबंध यूरोप से था, कोई एशिया से आया था, तो कोई अफ्रीका से। हर किसी की भाषा अलग थी, हर किसी की संस्कृति अलग थी, लेकिन सब लोग बहुत अच्छे और मदद करने वाले थे। मुझे एक सिंगल कमरा मिला जिसमें एक बेड, एक स्टडी टेबल, एक अलमारी और पढ़ाई के लिए सारी ज़रूरी चीज़ें थीं, जबकि किचन, स्टडी एरिया, लॉन्ड्री और कॉमन रूम सभी छात्र मिलकर इस्तेमाल करते थे। शुरुआत में मुझे वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सब कुछ नया था, नई जगह, नए लोग, नई भाषा और नया रहन सहन। लेकिन मैंने खुद को जल्द ही उस माहौल के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिनों तक मैं सिर्फ अपनी क्लास और हॉस्टल तक ही रहती थी। फिर धीरे धीरे मैंने आसपास की जगह को भी देखना शुरू किया। यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत सुंदर था। वहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी थी जहाँ हजारों किताबें थीं। अलग अलग विषयों पर पढ़ने की पूरी सुविधा थी।
पढ़ाई का माहौल इतना अच्छा था कि वहाँ बैठते ही पढ़ने का मन करने लगता था। कुछ ही दिनों में मेरी क्लास के कई छात्रों से दोस्ती हो गई। उनमें कुछ भारतीय छात्र भी थे और कुछ दूसरे देशों से आए हुए थे। हम सब साथ में क्लास अटेंड करते, लाइब्रेरी में बैठकर असाइनमेंट पूरा करते और कभी-कभी खाली समय में आसपास घूमने भी निकल जाते। धीरे धीरे मेरी कुछ अच्छी सहेलियां भी बन गई, जिनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा समय बीतने लगा। हम लोग साथ में खाना बनाते, कभी बाहर कॉफ़ी पीने चले जाते, तो कभी पार्क में बैठकर घंटों बातें करते थे। उन सब से मिलकर मुझे कभी अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि लंदन अब सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि मेरा दूसरा घर बनता जा रहा है। अब मेरी पूरी दिनचर्या भी तय हो गई थी। मैं सुबह समय पर उठती, तैयार होकर कॉलेज जाती, पूरे ध्यान से लेक्चर सुनती, उसके बाद लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करती और शाम को हॉस्टल वापस आकर अगले दिन की तैयारी करती। मुझे बिजनेस और मैनेजमेंट के विषय बहुत पसंद थे, इसलिए मैं हर क्लास में पूरी मेहनत से पढ़ती थी। मेरे टीचर्स भी मेरी लगन देखकर खुश रहते थे। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि हर असाइनमेंट समय पर पूरा करूं और अच्छे नंबर लाऊं, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत भरोसा किया है और मैं उनका विश्वास कभी टूटने नहीं देना चाहती थी। पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखती थी। समय पर खाना खाती और जब भी थोड़ा समय मिलता तो हॉस्टल के पास बने पार्क में टहलने चली जाती थी। हालांकि मैं अपने नए माहौल में अच्छी तरह घुल मिल गई थी, लेकिन फिर भी मुझे अपने परिवार की याद बहुत आती थी। इसलिए मैं लगभग हर 2-3 दिन में घर पर वीडियो कॉल कर लिया करती थी। माँ हमेशा पूछती थी कि खाना ठीक से खा रही हो ना। पिताजी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते और भैया मजाक करते कि विदेश जाकर हमें भूल मत जाना। उनकी बातें सुनकर मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे मैं उनसे हजारों किलोमीटर दूर होकर भी उनके बहुत करीब हूँ। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं लंदन की जिंदगी में पूरी तरह से सेटल होती चली गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था और बहुत ही जल्द मेरी मुलाकात ऐसे इंसान से होने वाली थी जो आगे चलकर मेरी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। एक दिन की बात है, मैं यूनिवर्सिटी से अपनी क्लास खत्म करके हॉस्टल वापस आई थी। उस दिन काफ़ी थक गई थी, इसलिए कपड़े बदलकर अपने कमरे में बैठ गई और अगले हफ्ते होने वाले असाइनमेंट की तैयारी करने लगी। बाहर हल्की ठंड थी और कमरे में बिल्कुल शांति थी। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने बिना ध्यान दिए फ़ोन उठाया तो देखा भैया का कॉल था। मुझे लगा हमेशा की तरह वो मेरा हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन कर रहे होंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी आवाज़ सुनी, मेरा दिल घबरा गया। उनकी आवाज़ बहुत काँप रही थी, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। मैंने तुरंत पूछा, भैया क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ पल तक तो वो चुप रहे, फिर बड़ी मुश्किल से बोले, पलक तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उनकी बात सुनकर मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने घबराकर कहा, भैया जल्दी बताइए, आखिर हुआ क्या है? तब उन्होंने रोते हुए कहा, आज माँ और पिताजी की शादी की सालगिरह थी। मैंने दोनों को बाहर लंच पर भेजा था। वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन जब घर वापस लौट रहे थे तभी रास्ते में उनकी कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, फिर माँ और पापा कैसे हैं? भैया की तरफ से कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उन्होंने रोते हुए कहा, पलक हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और पिताजी की हालत बहुत गंभीर है। उनके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब वो शायद कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। ये सुनते ही मेरे हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। कुछ देर पहले तक सब ठीक था और अब मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी रूममेट दौड़ती हुई कमरे में आई। उसने मुझे इस हालत में देखा तो घबरा गई। उसने तुरंत मेरा फ़ोन उठाया, जो अब भी कॉल पर था। फिर उसने भैया से बात की। उन्होंने उसे सारी बात बताई। मेरी रूममेट ने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की, मुझे पानी पिलाया और बार बार कहा कि खुद को संभालो। लेकिन उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मैं किसी की बात सुनने की हालत में ही नहीं थी। मेरे मन में बस एक ही बात बार बार आ रही थी कि मुझे किसी भी हालत में अपनी माँ को आखिरी बार देखना है। मैं तुरंत उठी, जल्दी जल्दी अपना बैग तैयार किया, ज़रूरी सामान रखा और बिना समय गंवाए टैक्सी लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। पूरे रास्ते मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं बार बार ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह मुझे जल्दी से जल्दी भारत पहुंचा दे।
एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने सबसे पहले फ़्लाइट की जानकारी ली, लेकिन वहां पहुंचते ही जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एयरलाइन के कर्मचारियों ने बताया कि खराब मौसम और कुछ तकनीकी कारणों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। जब तक समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक कोई भी फ़्लाइट रवाना नहीं होगी। मैंने उनसे बार बार कहा कि मेरे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया, मेरी माँ का निधन हो चुका है, मुझे हर हाल में भारत जाना है। लेकिन उन्होंने बहुत अफसोस के साथ कहा कि वो मेरी मजबूरी समझते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने दूसरी एयरलाइंस के काउंटर पर जाकर भी कोशिश की, अलग-अलग वेबसाइट पर टिकट देखी, कई जगह फ़ोन किए, लेकिन हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिला कि अभी कोई फ़्लाइट उपलब्ध नहीं है। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। एयरपोर्ट के एक कोने में बैठकर लगातार रोती रही। हर मिनट मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ मुझसे और दूर होती जा रही है। मेरा दिल बार-बार कह रहा था कि काश किसी तरह मैं उड़कर अपने घर पहुँच जाऊँ और अपनी माँ को आखिरी बार देख लूँ। लेकिन मैं पूरी तरह बेबस थी। उस समय मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बार-बार सोच रही थी कि मैं इतनी दूर पढ़ने क्यों आई? अगर मैं भारत में होती तो कम से कम अपनी माँ को आखिरी बार देख तो पाती। मैं हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करती रही कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई रास्ता निकल आए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं बदला। आखिर मैंने कांपते हाथों से फिर भैया को फ़ोन लगाया। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाई, मैं फूट-फूट कर रोने लगी और बोली, भैया, यहाँ तकनीकी दिक्कतों की वजह से सारी फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। मैं चाहकर भी नहीं आ पा रही हूँ। मैं क्या करूँ, कैसे आऊँ? मुझे माँ को आखिरी बार देखना है। भैया ने खुद अपने आंसू रोकते हुए मुझे समझाया और कहा, पलक, खुद को संभालो। मैं जानता हूँ तुम कितनी परेशान हो, लेकिन यहाँ हालात बहुत मुश्किल हैं। पिताजी अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। अगर तुम अभी नहीं आ सकती तो हमें माँ का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता। तुम खुद को संभालो, जैसे ही फ्लाइट शुरू होगी तुम आ जाना। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल और भी टूट गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, बस फ़ोन कान से लगाए लगातार रोती रही। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ज़िंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। मैं अपनी माँ को आखिरी बार देखने की लाख कोशिश करती रही, लेकिन किस्मत ने मुझे ये मौका भी नहीं दिया और यही बात मुझे अंदर ही अंदर सबसे ज़्यादा तोड़ रही थी। जबकि दूसरी तरफ मेरा भाई अकेला अपनी माँ को खोने का दुख सह रहा था और अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे पिताजी को संभालने की कोशिश कर रहा था। और मैं हज़ारों किलोमीटर दूर बैठी सिर्फ रो सकती थी, क्योंकि उस समय मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। माँ के जाने का दुख मेरे दिल से कभी नहीं गया, लेकिन जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। इसीलिए मैंने खुद को संभालना शुरू किया और एक बार फिर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगी। मैं जानती थी कि अगर मैं टूट गई तो माँ पिताजी का सपना भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं हर दिन खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती थी। मेरी और भैया की लगभग रोज फोन पर बात होती थी। जैसे ही उनका फोन आता, मैं सबसे पहले यही पूछती कि अब पिताजी कैसे हैं, उनकी तबीयत अब कैसी है, क्या उन्होंने समय पर दवाई ली, क्या उन्होंने खाना खाया। भैया मुझे बताते कि अब पिताजी पहले से काफ़ी ठीक है, डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी है और अब वो घर पर ही आराम कर रहे हैं। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। उन्हें चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है और हर छोटे काम के लिए किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। एक दिन जब मेरे भैया से बात हो रही थी तो उनकी आवाज़ बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तब उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा, पलक, सच बताऊं तो अब सब कुछ अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो गया। सुबह कंपनी जाना पड़ता है, वहाँ पिताजी का पूरा बिजनेस भी देखना होता है, क्योंकि अब वो खुद ऑफिस नहीं जा सकते। शाम को वापस घर आता हूँ तो पिताजी की देखभाल करनी पड़ती है। कई बार रात में भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ अकेले कैसे संभालूं। मैं सोच रहा हूँ कि अब शादी कर लूँ, ताकि घर में भी कोई हो जो पिताजी का ध्यान रख सके। उनकी बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप रही, क्योंकि मैं जानती थी कि वो सच कह रहे हैं। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर आपको यही सही लगता है तो आप शादी कर लीजिए। मुझे भी लगता है कि अब घर में किसी का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात सुनकर भैया ने भी राहत की सांस ली। कुछ समय के बाद पिताजी और परिवार के कुछ बड़े लोगों ने मिलकर उनके लिए एक अच्छा रिश्ता देखा। लड़की का नाम प्रिया था। वो पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली थी। दोनों परिवारों ने एक दूसरे से मुलाकात की और कुछ ही समय के बाद दोनों की शादी तय हो गई।
मैं उस समय लंदन में थी और मेरे कॉलेज में सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे थे। मैं चाहकर भी भारत नहीं आ सकती थी, क्योंकि अगर मैं उस समय परीक्षा छोड़ देती तो मेरा पूरा साल खराब हो सकता था। मेरे लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था। एक तरफ अपने इकलौते भाई की शादी थी और दूसरी तरफ मेरा भविष्य। आखिर भारी मन से मुझे यहीं रुकना पड़ा। शादी वाले दिन मैंने वीडियो कॉल पर पूरे परिवार को देखा। भैया दूल्हे के कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे थे। पिताजी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अपने बेटे की शादी की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने वीडियो कॉल पर ही भैया और भाभी को शुभकामनाएं दी और खुद को मुस्कुराने की कोशिश करती रही। लेकिन कॉल कट होने के बाद मैं काफ़ी देर तक अकेले बैठकर रोती रही, क्योंकि उस दिन मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। शादी के बाद प्रिया भाभी हमारे घर आ गईं और सच कहूँ तो उन्होंने बहुत कम समय में पूरे घर का दिल जीत लिया। उन्होंने पिताजी को कभी ससुर नहीं बल्कि अपने पिता की तरह माना। वो समय पर उनको दवाइयाँ देती, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती, डॉक्टर की हर बात मानती और कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देती थी। पिताजी भी धीरे धीरे उन्हें अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। जब भी मैं फ़ोन करती तो भैया मुस्कुराकर कहते, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना, प्रिया ने घर बहुत अच्छे से संभाल लिया है। ये सुनकर मुझे भी सुकून मिलता था कि कम से कम अब पिताजी अकेले नहीं हैं। उधर लंदन में भी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। मैं हर क्लास पूरी मेहनत से करती थी, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ती और अपने हर असाइनमेंट को समय पर पूरा करने की कोशिश करती थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी के एक सीनियर छात्र डैनियाल से हुई। डैनियाल लंदन का ही रहने वाला था और बीबीए के आखिरी साल में पढ़ रहा था। वो पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसकी सबसे अच्छी बात उसका शांत और मदद करने वाला स्वभाव था। वो कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था और अगर किसी छात्र को पढ़ाई में कोई परेशानी होती तो बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद कर देता था। हमारी पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी। तभी उसने मेरी परेशानी देखी और बहुत विनम्रता से पूछा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं मदद कर सकता हूँ। पहले तो मुझे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर मैंने हाँ कह दिया। उसने बहुत आसानी से मुझे सारी बातें समझा दी और मेरा प्रोजेक्ट पूरा करने में मेरी मदद की। उस दिन के बाद जब भी मुझे किसी विषय में दिक्कत होती तो मैं उससे पूछ लेती और वो हमेशा धैर्य से समझा देता। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। हम अक्सर लाइब्रेरी में साथ पढ़ते, कभी कैंपस के कैफेटेरिया में बैठकर कॉफ़ी पीते और पढ़ाई से जुड़ी बातें करते। कभी कभी वो मुझे लंदन की अलग अलग जगहों के बारे में भी बताता, क्योंकि मैं वहाँ नई थी और उसे वहाँ की हर चीज़ की अच्छी जानकारी थी। लेकिन हमारी बातचीत हमेशा एक सीमा में रहती थी। हम दोनों अपनी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। समय के साथ हमारी दोस्ती और मजबूत होती चली गई। मैं उसकी सादगी, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से बहुत प्रभावित होने लगी थी। मुझे महसूस होने लगा था कि शायद मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैंने कभी उससे इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस समय मेरे लिए मेरी पढ़ाई और मेरा परिवार सबसे पहले था। दूसरी तरफ डैनियाल भी मेरी मेहनत, सादगी और अपने परिवार के प्रति मेरे लगाव से काफ़ी प्रभावित था, लेकिन उसने कभी भी अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया। हम दोनों बस अच्छे दोस्त बनकर अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान देते रहे और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में हमारी यही दोस्ती हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम रिश्ता बनने वाली थी। मुझे लगने लगा था कि अब सब कुछ धीरे धीरे पहले जैसा हो रहा है। भारत में भैया ने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी, पिताजी का ख्याल भाभी बहुत अच्छे से रख रही थी और कंपनी भी पहले की तरह चल रही थी। इसलिए अब मैं भी बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे पा रही थी। उधर डैनियाल और मेरी दोस्ती भी हर दिन मजबूत होती जा रही थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे थे। अगर मुझे किसी बात की परेशानी होती तो सबसे पहले मैं उसी से बात करती और अगर उसे किसी प्रोजेक्ट या काम को लेकर तनाव होता तो वो भी मुझसे अपनी बातें शेयर करता था। लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा सम्मान और भरोसे पर टिकी रही। देखते ही देखते समय इतनी तेजी से बीता कि हमें खुद ही पता नहीं चला और 3 साल कब गुजर गए इसका एहसास भी नहीं हुआ। आखिर मेरी बीबीए की पढ़ाई पूरी हो गई। ग्रेजुएशन वाले दिन मैं बहुत खुश थी, क्योंकि बचपन से जो सपना देखा था वो आखिर पूरा हो चुका था। उस दिन मैंने सबसे पहले वीडियो कॉल करके पिताजी, भैया और भाभी को अपनी डिग्री दिखाई। सब लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए। पिताजी की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे हमेशा पता था कि मेरी बेटी एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भी भर आईं। उधर डैनियाल ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी।
पढ़ाई खत्म होने के कुछ समय के बाद ही उसे लंदन की एक बड़ी कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट की नौकरी मिल गई। उसकी मेहनत रंग लाई थी, उसे बहुत अच्छी सैलरी मिलने लगी और उसका करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। अच्छी नौकरी मिलने के बाद भी उसके व्यवहार में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। वो पहले की तरह ही शांत, समझदार और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था। एक दिन उसने मुझे फोन करके कहा कि शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ। मैंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और तय समय पर उसके साथ चली गई। वो मुझे लंदन के एक बहुत खूबसूरत पार्क में लेकर गया। वहाँ चारों तरफ हरियाली थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शाम का मौसम बहुत सुहाना था। हम दोनों कुछ देर तक वहाँ घूमते रहे। फिर अचानक वो मेरे सामने रुका। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, पलक, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई। मैं तुम्हारे बिना अपने आने वाले कल की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल बिल्कुल चुप रह गई, क्योंकि मैंने इस पल के बारे में कभी सोचा तो था, लेकिन इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ सच्चाई और अपनापन था। फिर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और मैंने धीरे से कहा कि हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आई जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। उस दिन हम दोनों ने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला लिया। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने भैया को फ़ोन किया और उन्हें डैनियल के बारे में सब कुछ बताया। मैंने कहा, भैया, मैं आपको किसी के बारे में बताना चाहती हूँ। उसका नाम डैनियल है। हम पिछले कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं और अब वो मुझसे शादी करना चाहता है। भैया ने मेरी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोले, अगर वो तुम्हें पसंद है तो पहले उसकी फ़ोटो और सारी जानकारी भेजो। मैंने तुरंत डैनियल की फ़ोटो, उसके काम और उसके परिवार की सारी जानकारी उन्हें भेज दी। भैया और पिताजी ने अपने स्तर पर भी उसके बारे में जानकारी ली। जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि डैनियल एक जिम्मेदार, अच्छा और ईमानदार इंसान है, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के हमारी शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी खुशी देखकर मेरा दिल भी खुश हो गया। कुछ समय के बाद दोनों परिवारों की सहमति से हमारी शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई। शादी में मेरे परिवार के लोग भारत से लंदन आए और पहली बार डैनियल से मिले। सबको वो बहुत पसंद आया। शादी के बाद मैं और डैनियल लंदन में ही रहने लगे। मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं एक अच्छी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। अब हम दोनों अपनी अपनी नौकरी करते और मिलकर अपने नए घर और नई जिंदगी को संवारते। धीरे धीरे लंदन ही हमारा नया घर बन गया। डैनियल के परिवार में उसकी सिर्फ एक माँ थी। उनके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था, इसलिए वो अकेली ही रहती थी। लेकिन उन्होंने मुझे पहली ही मुलाकात में अपनी बेटी की तरह अपनाया। उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनके लिए नई हूँ। वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। अगर मैं ऑफिस से थक कर आती तो मेरे लिए खुद खाना बना देती। अगर मैं बीमार पड़ जाती तो पूरी रात मेरे पास बैठी रहती। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि मुझे कभी सास और बहू वाला रिश्ता महसूस ही नहीं हुआ। वो हमेशा कहती थी कि मेरे लिए तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। उनकी बातें सुनकर मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती थी और मैं उन्हें दिल से सम्मान देने लगी। देखते ही देखते समय और तेजी से गुजरता गया। शादी के कुछ साल बाद मेरे भैया के घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। मैंने वीडियो कॉल पर अपने भतीजे को पहली बार देखा और उसे देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उधर ऊपर वाले ने मुझे भी एक साथ दो खुशियां दी। मेरे जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बिल्कुल स्वस्थ थे। उन्हें गोद में लेकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। डैनियल और उनकी माँ दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। देखते ही देखते दोनों बच्चे 3 साल के हो गए। अब मुझे लंदन आए हुए पूरे 6 साल हो चुके थे। इन 6 सालों में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी शुरू की, शादी की और अपना परिवार भी बसा लिया। लेकिन इन सब के बीच एक बात हमेशा मेरे दिल में चुभती रहती थी कि मैं इतने सालों में एक बार भी भारत नहीं जा सकी थी। मैं अपने परिवार से सिर्फ फ़ोन और वीडियो कॉल पर ही बात करती रही थी। पिताजी अब पहले से काफ़ी ठीक थे। भाभी और भैया उनका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन फिर भी मैं उनसे मिलना चाहती थी। मैं अपने बचपन के घर को फिर से देखना चाहती थी। अपने पिताजी को गले लगाना चाहती थी। अपने भैया भाभी और छोटे से भतीजे से मिलना चाहती थी। एक शाम जब मैं और डैनियल बच्चों के साथ बैठे थे, तब मैंने धीरे से उससे कहा, डैनियल, मुझे लगता है कि अब हमें कुछ दिनों के लिए भारत जाना चाहिए। बहुत समय हो गया। मैं अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ। मैं पापा को देखना चाहती हूँ और अपने घर भी जाना चाहती हूँ।
मेरी बात सुनकर डैनियल मुस्कुराया। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हारा दिल अपने घर जाने का है तो हम ज़रूर जाएंगे। आखिर वो तुम्हारा भी घर है और अब मेरा भी परिवार वहीं रहता है। चलो बच्चों को भी उनके नाना और मामा से मिलवाते हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर कई साल बाद वैसी ही खुशी लौट आई जैसी पहली बार लंदन आने के समय थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब बहुत जल्द मैं अपने परिवार से फिर से मिलने वाली हूँ। डैनियल ने उसी दिन हमारी भारत जाने की सारी टिकट बुक कर दी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैंने तय किया कि इस बार मैं किसी को अपने आने की खबर नहीं दूंगी। मैं अपने परिवार को अचानक सामने जाकर खुश करना चाहती थी, इसलिए मैंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ दिनों तक शायद मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद हम चारों सफ़र के लिए निकल पड़े। मैं, डैनियल और हमारे दोनों बच्चे पहली बार साथ में भारत आ रहे थे। पूरे रास्ते मेरे मन में अलग ही खुशी थी। मैं बार बार सोच रही थी कि इतने साल बाद जब मैं अचानक घर के दरवाजे पर खड़ी मिलूंगी तो पिताजी और भैया कितने खुश होंगे। कई घंटों के सफ़र के बाद आखिर हम अपने शहर पहुंच गए। जैसे ही टैक्सी हमारे पुराने घर के सामने रुकी, मेरी आंखें भर आईं। वही घर, वही दरवाज़ा, वही आंगन जहां मेरा पूरा बचपन बीता था। मैं कुछ पल वहीं खड़ी होकर उसे देखती रही। फिर मैंने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही सेकंड के बाद दरवाज़ा खुला। सामने मेरी भाभी खड़ी थी। हमने एक दूसरे को सिर्फ तस्वीरों में देखा था, इसलिए पहले कुछ पल वो मुझे पहचान ही नहीं पाई। लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें चमक उठी और वो खुशी से बोली, पलक, तुम इतने सालों बाद यहाँ, और तुमने हमें बताया भी नहीं। उन्होंने तुरंत मुझे गले लगा लिया और फिर बच्चों और डैनियल का भी बहुत प्यार से स्वागत किया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अंदर आओ, तुम सबका कब से इंतजार था, बस हमें पता ही नहीं था कि तुम आ जाने वाले हो। मैं हंसते हुए बोली, अगर पहले बता देती तो फिर सरप्राइज कैसे मिलता। भाभी ने तुरंत कहा, रुको, मैं अभी तुम्हारे भैया को फ़ोन करती हूँ, वो अभी कंपनी गए हैं। उन्हें पता चलेगा कि तुम आई हो तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे। उन्होंने तुरंत भैया को फ़ोन लगाया और सिर्फ इतना कहा कि जल्दी घर आ जाइए, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। उधर मैं धीरे धीरे पिताजी के कमरे की तरफ बढ़ी। मेरे कदम खुद ब खुद धीमे हो गए, क्योंकि मैं 6 साल बाद अपने पिताजी से मिलने जा रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा वो बिस्तर पर बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने मेरी आहट सुनी और जैसे ही मेरी तरफ देखा उनकी आंखें भर आईं। कुछ पल तक वो मुझे देखते ही रह गए, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर कांपती हुई आवाज़ में बोले, पलक बेटा, सच में तुम आ गई। मैं तुरंत उनके पास गई और उनके गले लग गई। इतने सालों का दर्द जैसे एक पल में आंखों से बह निकला। पिताजी भी मुझे कसकर पकड़े हुए रो रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, इतने सालों बाद याद आई अपने बूढ़े बाप की। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात मत कहिए पिताजी, मैं अपनी पढ़ाई, नौकरी, शादी और बच्चों में इतनी उलझ गई थी कि समय ही नहीं निकल पाया। लेकिन सच कहूँ तो मेरा दिल हमेशा आपके पास ही था। अब बहुत मन कर रहा था आप सबसे मिलने का, इसलिए मैं सबको लेकर चली आई। फिर मैंने डैनियल को अंदर बुलाया और कहा, पिताजी, ये डैनियल है और ये आपके नाती और नातिन है। दोनों बच्चे धीरे धीरे पिताजी के पास गए। पिताजी ने जैसे ही उन्हें अपनी गोद में लिया, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो दोनों बच्चों को बार बार प्यार करते रहे और बार बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते रहे कि उन्हें अपनी बेटी और उसके बच्चों को देखने का मौका मिला। उसी समय मेरी नज़र उनके पैरों पर गई। मैंने देखा कि वो बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, पिताजी, क्या आप अब बिल्कुल भी नहीं चल सकते? उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, उस एक्सीडेंट के बाद मेरे पैर मेरा साथ छोड़ चुके हैं। अब मैं इस बिस्तर से ही अपनी दुनिया देखता हूँ। उनकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने तुरंत भाभी की तरफ देखा और कहा, भैया ने तो मुझे सिर्फ इतना बताया था कि चलने फिरने में दिक्कत है, लेकिन ये नहीं बताया कि आप बिल्कुल भी चल नहीं सकते। तभी पीछे से आवाज़ आई, क्योंकि मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने मुड़कर देखा तो भैया घर आ चुके थे। अगले ही पल उन्होंने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों काफ़ी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर मैंने नाराज़ होकर कहा, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? उन्होंने धीरे से कहा, उस समय माँ के जाने का दुख कम नहीं था। ऊपर से अगर मैं तुम्हें ये भी बता देता कि पिताजी अब कभी चल नहीं पाएंगे, तो तुम वहाँ अकेली रहकर और ज़्यादा टूट जाती। तुम्हारी पढ़ाई भी बीच में छूट जाती। इसलिए मैंने सोचा पहले तुम अपना भविष्य बना लो, फिर सब ठीक से बता दूंगा। उनकी बात सुनकर मैं कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि मैं जानती थी कि उन्होंने जो किया मेरी भलाई के लिए ही किया था। उसके बाद हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। इतने सालों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा था, इसलिए घर में अलग ही खुशी थी। भाभी ने अपने हाथों से बहुत सारे पकवान बनाए थे।
डैनियल भी सबसे बहुत प्यार से बातें कर रहा था और बच्चों ने तो पूरे घर में रौनक ही लगा दी थी। मैं सिर्फ 15 दिनों के लिए भारत आई थी, लेकिन वो 15 दिन कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। हर दिन हम सब साथ बैठे बातें करते, पुरानी यादें ताज़ा करते। बच्चे पूरे दिन अपने नाना के कमरे में ही रहते। पिताजी उन्हें कहानियां सुनाते, पुराने किस्से बताते, कभी खिलौनों से खेलते तो कभी उन्हें गोद में बिठाकर हंसाते। मैंने जब से घर में कदम रखा था, तभी से मैंने पिताजी के चेहरे पर एक अलग ही चमक देखी थी। वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे थे, जैसे उनकी ज़िंदगी में फिर से जीने की वजह आ गई हो। लेकिन इन 15 दिनों में मैंने एक और बात महसूस की। भैया सुबह जल्दी कंपनी चले जाते और देर रात तक वापस आते। घर की सारी जिम्मेदारी लगभग भाभी ही संभालती थी। पिताजी की देखभाल, बच्चों का ध्यान, घर का काम और हर छोटी बड़ी ज़रूरत वही पूरी करती थी। 2 नौकर ज़रूर थे, लेकिन घर की असली जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। भैया अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि कई बार हमारे साथ बैठने का भी वो समय नहीं निकाल पाते थे। हालांकि वो जब भी घर आते सबसे पहले पिताजी का हालचाल पूछते और कुछ देर बच्चों के साथ खेलकर फिर अगले दिन के काम की तैयारी में लग जाते थे। देखते ही देखते मेरे भारत में बिताए हुए वो 15 दिन भी खत्म होने लगे और मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि समय इतनी तेजी से कैसे निकल गया, क्योंकि इतने सालों बाद अपने परिवार के साथ बिताया हर पल मेरे लिए किसी अनमोल याद से कम नहीं था। देखते ही देखते हमारे वापस लंदन लौटने का भी दिन आ गया। इन 15 दिनों में हम सब इतने करीब आ गए थे कि अब फिर से एक दूसरे से दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तभी डैनियल के ऑफिस से लगातार फ़ोन आने लगे, क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली थी और उसे समय पर वापस काम पर लौटना था। हमारी वापसी की टिकट पहले ही बुक हो चुकी थी, इसलिए चाहकर भी हम अपनी यात्रा आगे नहीं बढ़ा सकते थे। सामान पैक हो चुका था, लेकिन घर का माहौल बिल्कुल उदास था। सबसे ज़्यादा दुख बच्चों को हो रहा था, क्योंकि इन कुछ दिनों में वो अपने नाना जी से इतने ज़्यादा जुड़ गए थे कि उन्हें छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो दोनों बार बार पिताजी के गले लग जाते और कहते कि हम नाना जी को छोड़कर नहीं जाएंगे, हमें यहीं रहना है। मैं उन्हें प्यार से समझाती, बेटा अभी हमें वापस जाना बहुत ज़रूरी है। पापा की नौकरी है, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम फिर जल्दी ही वापस आएंगे। तुम अपने नाना जी से फिर मिलोगे। लेकिन दोनों बच्चे रोने लगते और कहते कि नहीं, हमें अभी नहीं जाना। मैं बच्चों को देखकर खुद भी रोने लगी, क्योंकि सच कहूँ तो मेरा भी मन नहीं था वहाँ से जाने का। मैंने पिताजी की तरफ देखा, उनकी आंखें भी नम थीं। वो बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए बार बार मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो भी नहीं चाहते थे कि हम इतनी जल्दी उनसे दूर चले जाएं, लेकिन हालात ऐसे थे कि किसी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं काफ़ी देर तक बच्चों को समझाती रही, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे तुम रोज़ अपने नाना जी को देख सको, उनसे बात भी कर सको, तो फिर चलोगे दोनों? दोनों ने तुरंत आंसू पोंछे और उत्सुक होकर पूछा, सच में मम्मा, कैसे? मैंने कहा, अगर हम यहाँ एक कैमरा लगा दें तो हम लंदन में बैठकर भी देख पाएंगे कि नाना जी क्या कर रहे हैं, और जब चाहेंगे वीडियो कॉल पर उनसे बात भी कर लेंगे। दोनों बच्चों के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उन्होंने खुशी से कहा, फिर जल्द ही लगवा दो। मैं उसी समय पास की एक कैमरे की दुकान पर गई और दुकानदार से कहा कि मुझे एक ऐसा इंडोर सिक्योरिटी कैमरा चाहिए जिसमें अच्छी वीडियो क्वालिटी हो, नाइट विजन भी हो, ताकि रात में भी साफ दिखाई दे, और उसमें ऑडियो की सुविधा भी हो, जिससे कमरे में होने वाली बातें भी सुनाई दे सकें। दुकानदार ने मुझे घर के अंदर लगाने वाला एक अच्छा कैमरा दिखाया। उसने उसकी सारी खासियत समझाई। मुझे वो ठीक लगा तो मैंने तुरंत खरीद लिया। फिर वहीं से एक टेक्नीशियन को बुलाकर घर ले आई। मैंने उससे कहा कि इस कैमरे को पिताजी के कमरे में ऐसी जगह लगा दीजिए जहां से पूरा कमरा साफ दिखाई दे, लेकिन किसी को इससे कोई परेशानी न हो। टेक्नीशियन ने थोड़ी ही देर में कैमरा लगा दिया और उसे मेरे मोबाइल से भी जोड़ दिया। अब मैं लंदन में बैठकर भी जब चाहूँ अपने मोबाइल पर पिताजी को देख सकती थी। मेरा इरादा सिर्फ इतना था कि मेरे बच्चे रोज़ अपने नाना जी को देख सकें। अगर वो किताब पढ़ रहे हों, आराम कर रहे हों या टीवी देख रहे हों, तो मैं बच्चों से कह सकूं, देखो तुम्हारे नाना जी अभी ठीक हैं। इससे बच्चों का मन भी लगा रहेगा और मुझे भी दूर रहकर तसल्ली रहेगी कि पिताजी ठीक हैं और उनकी देखभाल सही तरीके से हो रही है। कैमरा लगवाने के समय भाभी बाजार गई हुई थी, इसलिए उन्हें इसके बारे में पता नहीं चल पाया, और भैया भी उस समय कंपनी में थे, इसलिए उनसे भी इस बारे में बात नहीं हो सकी।
मैंने सोचा शाम को सब लोग आएंगे तो बताऊंगी, लेकिन उसी बीच हमारी फ्लाइट का समय भी नज़दीक आ गया। घर लौटकर मैंने बच्चों को मोबाइल में कैमरे की लाइव वीडियो दिखाई। जैसे ही उन्होंने स्क्रीन पर अपने नाना जी को देखा, वो दोनों खुशी से उछल पड़े और बोले, अब तो हम रोज़ नाना जी को देख पाएंगे ना। मैंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, जितनी बार चाहोगे उतनी बार देख सकोगे। ये सुनकर आखिरकार दोनों बच्चे खुशी खुशी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। कुछ देर के बाद भाभी और भैया भी घर लौट आए। तब तक हमारा एयरपोर्ट के लिए निकलने का समय हो चुका था। सबने हमें बहुत प्यार से विदा किया। पिताजी ने मुझे और डैनियल को आशीर्वाद दिया, बच्चों को गले लगाकर खूब प्यार किया और कहा कि जल्दी वापस आना। मैं भी उन्हें गले लगाकर रो पड़ी। फिर भारी मन से हम सब घर से निकल गए। एयरपोर्ट पहुंचे और कुछ घंटों बाद हमारी फ्लाइट लंदन के लिए उड़ान भर चुकी थी। पूरे रास्ते में मैं बार बार अपने मोबाइल से कैमरे की लाइव वीडियो देखती रही और स्क्रीन पर पिताजी को देखकर यही सोचती रही कि अब चाहे मैं कितनी भी दूर क्यों न रहूं, कम से कम हर दिन उन्हें देख तो सकूंगी। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यही कैमरा आने वाले समय में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने लाने वाला था। हम वापस लंदन आ गए और धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी चलने लगी। डैनियल रोज़ सुबह ऑफिस चला जाता था और मैं बच्चों की देखभाल करती थी, साथ ही घर का भी पूरा काम संभालती थी। बच्चे अब रोज की तरह अपने नाना जी को देखने की आदत डाल चुके थे। जब भी उनका मन करता, वो मेरे फोन में कैमरा खोलकर देखते कि नाना जी क्या कर रहे हैं। कभी वो किताब पढ़ रहे होते, कभी टीवी देख रहे होते, तो कभी आराम कर रहे होते। और जब उनका मन ज्यादा करता तो वीडियो कॉल करके उनसे बातें भी कर लेते थे। एक दिन मैं बच्चों का कमरा ठीक कर रही थी और मेरा फोन बाहर हॉल में रखा हुआ था। दोनों बच्चे वहीं बैठे अपने नाना जी को कैमरे में देख रहे थे। तभी कुछ देर बाद दोनों भागते हुए मेरे पास आए और बोले, मम्मा, मामी नाना जी के साथ अच्छे से बात नहीं करती, वो उन्हें डांटती भी हैं। मैंने सोचा शायद बच्चों ने कुछ गलत समझ लिया होगा। छोटे बच्चे कई बार अधूरी बात देखकर अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। इसलिए मैंने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और प्यार से कहा कि ऐसा नहीं होता बेटा, तुम्हारी मामी बहुत अच्छी है। लेकिन 2-3 दिन बाद दोनों फिर से मेरे पास आए। इस बार उनके चेहरे पर घबराहट थी। उन्होंने मेरा फ़ोन मेरे हाथ में देते हुए कहा, मम्मा, आप खुद ही देख लो। मैंने तुरंत कैमरे की लाइव वीडियो खोली तो जो मैंने देखा उसे देखकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन रह गई। पिताजी ने शायद भाभी को पानी के लिए आवाज़ दी थी। कुछ देर के बाद भाभी कमरे में आई और बहुत गुस्से में बोली कि हर समय आवाज़ लगाते रहते हैं, कभी पानी दे दो, कभी बाथरूम ले चलो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। मैं भी इंसान हूँ, आखिर कब तक सब करती रहूंगी। उनकी आवाज़ बहुत तेज़ थी, ये देखकर मेरा दिल बैठ गया। फिर उन्होंने पानी का गिलास उठाया, लेकिन पिताजी के हाथ में ठीक से देने के बजाय ऐसे पकड़ाया कि पूरा पानी बिस्तर पर गिर गया। बिस्तर और कपड़े दोनों भीग गए, लेकिन उन्होंने ना तो कपड़े बदले ना ही बिस्तर बदला, बल्कि कमरे की लाइट बंद की और बाहर चली गईं। पिताजी चुपचाप भीगे हुए बिस्तर पर बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। ये सब देखकर मेरा खून खौल उठा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस भाभी को मैंने इतना अच्छा समझा था, वो अकेले में मेरे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बिना देर किए तुरंत भैया को फ़ोन लगाया। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाई, मैंने गुस्से में कहा कि आपको पता भी है आपके घर में क्या हो रहा है? आपकी पत्नी पिताजी के साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। वो उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैंने उन्हें कैमरे में ये सब कुछ करते देखा। भैया कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, सच कहूँ तो कुछ समय से मुझे भी उसका व्यवहार बदला हुआ लग रहा है। वो पहले जैसी नहीं रही, मुझसे भी ठीक से बात नहीं करती। मैंने नाराज़ होकर कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने काम में इतने व्यस्त हो जाएं कि आपको अपने ही घर में क्या हो रहा है ये भी पता न चले। कंपनी बाद में भी संभल जाएगी, पहले अपने घर जाइए और देखिए कि वहाँ क्या चल रहा है। मेरी बात सुनकर भैया तुरंत कंपनी से निकल गए। वो बहुत गुस्से में थे। रास्ते भर उनके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर सच में ऐसा हो रहा है तो वो प्रिया से जवाब ज़रूर पूछेंगे। जब वो घर पहुंचे तो अंदर जाने ही वाले थे कि हॉल से आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने दरवाजे के बाहर ही कदम रोक लिए। अंदर देखा तो भाभी पिताजी को व्हीलचेयर पर बैठाकर कमरे से बाहर लाई थी और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए कह रही थी कि पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मजबूरी में आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा।
मैं तो कभी आपके साथ बदतमीजी करने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आपके बच्चे कभी ये समझ ही नहीं पाते कि वो आपसे कितने दूर हो चुके हैं। वो अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि आप पूरे दिन किस हाल में रहते हैं। पिताजी ने उनकी बात सुनकर प्यार से उनके सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तूने हमेशा मेरी बेटी बनकर मेरी सेवा की है। तूने कभी मुझे बोझ नहीं समझा। लेकिन पलक ने कमरे में कैमरा लगाया हुआ है, उसने शायद ये सब देख लिया होगा और उसने आरव को भी फ़ोन कर दिया होगा। वो बहुत गुस्से में घर आने वाला होगा, शायद तुझे गलत समझ ले। प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर वो मुझे गलत समझते हैं या मुझे छोड़ भी देते हैं तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। कम से कम उन्हें अपने पिताजी की याद तो आएगी, वो उनके साथ समय तो बिताएंगे। इतना सुनते ही भैया की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो तुरंत अंदर गए। प्रिया और पिताजी दोनों हैरान रह गए। भैया सीधे पिताजी के पास गए, उनके पैरों के पास बैठ गए और रोते हुए बोले, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया कि मुझे ये भी एहसास नहीं रहा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उन्होंने प्रिया की तरफ देखा और कहा, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, जबकि तुम तो हम दोनों भाई बहन को हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी। ये मेरी गलती थी कि मैंने अपने ही घर पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उसी समय भैया ने मुझे फ़ोन लगाया और पूरी बात बताई। उनकी बातें सुनकर मैं भी कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने तुरंत भाभी से वीडियो कॉल पर माफ़ी मांगी और कहा, भाभी, मुझे सच में माफ़ कर दीजिए। मैंने बिना पूरी बात जाने आपको गलत समझ लिया। आपने जो किया उसका तरीका भले ही मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपका इरादा गलत नहीं था। आपने हमें हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी याद दिलाई। अगर माता पिता ही अकेले रह जाएं और बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में खो जाएं, तो उनकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वही होती है। उस दिन के बाद हमने अपने रिश्तों को पहले से ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। मैं हर कुछ महीनों में भारत आने लगी ताकि पिताजी के साथ समय बिता सकूं। बच्चे भी अपने नाना जी से मिलने के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे। उधर भैया ने भी कंपनी का काम थोड़ा कम किया और रोज़ कुछ समय पिताजी के साथ बैठने लगे। पूरा परिवार फिर से पहले की तरह एक दूसरे के करीब आ गया और उस दिन हम दोनों भाई बहन ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली कि ज़िंदगी में काम, पैसा और सफलता कितनी भी ज़रूरी क्यों ना हो, लेकिन माता पिता का साथ और उनका सम्मान उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके रहते ही घर सच में घर लगता है और उनके बिना सारी खुशियाँ अधूरी रह जाती हैं। दोस्तों, माता पिता हमारे लिए पूरी जिंदगी अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी पढ़ाई, नौकरी और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें समय देना भूल जाते हैं। याद रखिए, उन्हें हमारी दौलत या बड़ी बड़ी चीज़ों की नहीं, बस हमारे प्यार, साथ और थोड़े से समय की ज़रूरत होती है। इसलिए जब तक माता पिता हमारे साथ हैं, उनकी कदर कीजिए और उन्हें कभी अकेला महसूस मत होने दीजिए। दोस्तों, अगर आप पलक की जगह होते और अपने माता पिता से दूर रहते, तो क्या आप अपने ज़िंदगी में बदलाव करके उनके साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करते? अपने जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको भी लगता है कि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।